गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस, डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर। जैसा कि आप लगातार क्लास ले रहे हो, पढ़ते रहिए। और जो जेठ की एग्ज़ाम थी, जो एग्ज़ाम डेट थी वो आगे किससे गई है, और साथ ही साथ अभी पोस्टपोन्ड है, वो आगे वाली सूचना आएगी तब तक पोस्टपोन्ड रहेगी। इसके अलावा आपकी जो 11 जून एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट थी वो भी अभी बढ़ाकर 21 जून कर दी गई है। 21 जून तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म फिल कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अभी भी आपके पास मौका है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाएं क्या होती है? जिसमें अम्लता की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब उनका पीएच मान कितना हो? पीएच मान 7 से कम हो। पीएच मान क्या हो? 7 से कम हो, वे मृदाएं अम्लीय मृदाएं कहलाती है आपकी। ठीक है, जिनका मान पीएच मान कितना हो जाए? 7 से कम। अब जो अम्लीय मृदाएं होती है, ये तो किसका सिंबल हो गया? 7 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये 7 से कम, 7 से पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, वे अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर हम देखें तो जो भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल, भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल 71 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 71 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं, सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है? अरे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। देखो, इसका कारण अभी समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ही क्यों पाई जाती है अम्लीय मृदाएं। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है? कोटा जिला में। कोटा में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। देखो, यहाँ पर भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल 71 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं कोटा जिला में पाई जाती हैं। ठीक है, जब हम इसके अंदर आपके जो मृदाएं हैं उसके अंदर हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जब हम इनके कारण पढ़ेंगे, अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में अम्लीय मृदाएं क्यों पाई जाती है और कोटा में ही क्यों पाई जाती है। ठीक है, इसका कारण है प्रमुख, वो देखेंगे हम बनने के कारण। ठीक है, तो बनने के कारण हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अम्लीय मृदाएं होती है, अम्लीय जो मृदाएं होती है उनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और कुछ की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ की कमी पाई जाती है और कुछ की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक, ये 3 पोषक तत्व है, इनकी यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिकता। इन तत्वों की अधिकता, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन तत्वों की कमी पाई जाती है। कौन सी मृदाओं में? अम्लीय मृदाओं में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये नोट लगाकर लिख लेना कि यहाँ पर अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम, फेरस, आयरन जिसे आप लोग बोलते हो, जिंक की अधिकता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? जिंक की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और जबकि
यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ध्यान रखना, आप लोगों को ये स्पेशल तौर पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है। और सारी जो मर्दाएं होती है, अभी मैं वहाँ पर लिखा है नहीं, यहाँ पर लिख लो आप, सारी मर्दाएं होती है उनमें क्या होता है, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक की कमी पाई जाती है। एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक की क्या पाई जाती है, कमी। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी मर्दाओं में एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक की क्या पाई जाती है, कमी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर ये नोट लगा कर लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एल्यूमिनियम मर्दा में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, और जबकि आपकी किसकी मात्रा कम पाई जाती है, यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा क्या पाई जाती है, यहाँ पर कम पाई जाती है। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसमें, बार बार लाइट ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर आपने उतार लिया होगा ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ वो नोट करते जाइए। एक बड़ा सा रजिस्टर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए एक अच्छी सी, जिसमें आप परमानेंट नोट्स बना सको, और नोट्स बनाते जाइए। ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप पढ़ते जा रहे हो, नोट्स बना नहीं रहे। ठीक है, और नोट्स आपके स्वयं के होने चाहिए, ताकि आपकी जो भी चीज़ें कहीं से और कहीं से मिले आपको कोई चीज़, जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से छूट रही हो, तो वो चीज़ें आप, जैसे आपकी बुक है तो वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी लिखवा रहा हूँ वो लगभग 99%, 99.99% क्या है, बिल्कुल सही है, और पूरी चीज़ें दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती है, ऐसी हो ही जाता है कभी कभार, पढ़ाते पढ़ाते माइंड से फ्लो छूट जाता है और रह जाती है वो चीज़ें, तो वो आप अपनी बुक से नोट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी चीज़ें रह जाती है मैं बाद में आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अम्लीय मृदाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। देखो, हल्की अम्लीय, मध्यम अम्लीय और भारी अम्लीय या फिर अधिक अम्लीय। भारी अम्लीय या अधिक अम्लीय कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अम्लता का पीएच मान होगा, जो हल्की अम्लीय होगी वो 5 से 6 पीएच तक, यहाँ पर 4 से 5 पीएच तक, और यहाँ पर 4 से जो कम वाली पीएच है उसके ऊपर उपस्थित मृदाएं सारी तीव्र या भारी या तीव्र अम्लीय मृदाएं कहलाती है। कौन सी अम्लीय मृदाएं कहलाती है? तीव्र अम्लीय मृदाएं कहलाती है। देखो, हल्की अम्लीय मृदाएं 5 से 6 पीएच तक, मध्यम अम्लीय 4 से 5 पीएच तक, और भारी और या तीव्र अम्लीय मृदाएं क्या कहलाती है? 4 पीएच से भी नीचे मान हो तो वो तीव्र अम्लीय मृदाएं कहलाती है। ठीक है, कौन सी? तीव्र अम्लीय मृदाएं। अब देखो, आपकी जो तीव्र अम्लीय मृदाएं हैं, तो अम्लीय मृदाओं के बनने का कारण, अम्लीय मृदाओं के बनने का कारण, अम्लीय मृदाएं कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, इसका कारण देखेंगे। कारण, अब हमने देखा था कि क्षारीय और लवणीय मृदाएं हैं वो कैसे बनी थी। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो लवणीय क्षारीय मृदाएं बन रही थी वो कौन से क्षेत्रों में अधिक बन रही थी? शुष्क क्षेत्रों में। तो ये उसका उल्टा हो जाएगी, ये आर्द्र क्षेत्रों में बनती है। कौन से क्षेत्रों में? आर्द्र क्षेत्रों में, या आप कह सकते हो आर्द्र क्षेत्रों में ये मृदाएं पाई जाती हैं। और आर्द्र क्षेत्रों में भी किसमें? जिनमें वर्षा ज़्यादा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदाएं बनती है। सबसे पहला कारण
दूसरा कारण अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। देखो यहाँ पर दो कारण हो गए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक और लिख लो इसके आगे, या आर्द्र क्षेत्र जहां पे होते हैं वहां पर ये अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहां पर आर्द्र क्षेत्र होंगे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, क्योंकि पेड़ पौधे अधिक होंगे तो उनकी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी वो भी यहीं पर इसी मृदा में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि पेड़ पौधे ज्यादा है तो वहां पर कीट पतंगे ज्यादा हैं तो वहां पर पशु पक्षी ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है जहां पर रहने और खाने और आवास की व्यवस्था मिल जाती है वहीं पर सभी जीव निवास करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि जो आपकी सभ्यताएं हैं, जैसे आपकी कौन सी आहड़ सभ्यता है, ठीक है, इस प्रकार की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता है, तो उन सभ्यताओं में आपने देखा होगा कि वो नदी के किनारे बसी हुई थी। नदी किनारे क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था है और वहीं पर खाना उत्पादित हो जाता है, यानी कि फल फ्रूट जो भी फसलें उगाना चाहते हैं वो फसलें उगा सकते हैं वहीं पर, और इसके साथ साथ वहाँ पर आवास भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि नदी के किनारे पेड़ बहुत होते हैं तो वहाँ पर हम उन लकड़ी से आवास बना सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण वो सभ्यताएं कहाँ पे बसी? नदी के किनारे। तो यहाँ पर वर्षा अधिक है तो उन क्षेत्रों में पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या होंगे? कीट पतंगे, पशु पक्षी ज़्यादा होंगे, और पशु पक्षी ज़्यादा होंगे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा स्वतः ही क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी, और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं, और श्वसन की क्रिया करके वो क्या करते हैं? O2 को CO2 में बदल देते हैं, और साथ ही क्या करते हैं? अम्लीय पदार्थ का उत्पादन करते हैं। तो मृदाएं कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर पानी भरा रहेगा, मृदा की सतह के ऊपर पानी भरा रहता है, और पानी भरा रहेगा तो इस स्थिति में जो लवण होंगे वो पानी के साथ बहकर चले जाएंगे, क्षारीयता होगी वो बहकर चली जाएगी, और बाकी क्या रहेगी? अम्लता रहेगी, और अम्लता का निक्षालन की क्रिया द्वारा निक्षालन नहीं होगा, और यहाँ पर धीरे धीरे अम्लों की मात्रा बढ़ती जाएगी और मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, एसिडिक सोइल बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? एसिडिक सोइल्स। तो इस प्रकार अब देखो मैंने लिखाया आपको कि भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल आप जानते हो जहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में नदियाँ समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पर अम्लीय मृदाएं बनने का प्रमुख कारण है कि वहाँ पर पानी की अधिकता होती है, वर्षा की अधिकता होती है, और साथ ही साथ नदियों का जो पानी जाता है वो भी वहीं पर जाकर गिरता है। इस कारण से वहाँ पर कैसी मृदाएं पाई जाती है? अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। राजस्थान में कोटा जिला ही क्यों? कोटा में क्या है? चंबल नदी निकलती है, तो वहाँ पर पानी की अधिकता है, इस कारण वहाँ पर कैसी मृदाएं मिलती है? अम्लीय मृदाएं मिलती हैं। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, इसके बाद में हम कह सकते हैं इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम कारक कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही है। यहाँ पर हम बात करते हैं पैतृक पदार्थ, और पैतृक पदार्थ की प्रकृति के आधार पर भी क्या होती है? ये अम्लीय मृदाएं बनती हैं। ठीक है, यदि पैतृक पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा, तो मृदाएं कैसे बनेगी? अम्लीय बनती है। ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक, अब सूक्ष्म जीवों की संख्या के बारे में मैंने बता दिया, संख्या अधिक होना। ठीक है, अधिक होना जिससे क्या होता है? वो श्वसन की क्रिया करते हैं और अम्लीय पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जिससे मृदा में अम्लता बढ़ती है। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना, पैतृक पदार्थ, सूक्ष्म जीवों की अधिकता, आर्द्र क्षेत्र या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसके अलावा आपके जो कारक है वो है सूक्ष्म जीवों का प्रभाव हो गया। और इसके बाद में यदि यहाँ पर आप कह सकते हो तो एक लाइन और लिख सकते हो, इसमें एक लाइन कौन सी लिख सकते हो कि यहाँ पर यदि सूक्ष्म जीव अधिक है तो वो किसकी वजह से है? कार्बनिक पदार्थ की वजह से, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता। क्योंकि जो भी जीव होगा वो यदि उसको खाएगा तो अम्लीय पदार्थ उत्पादित करता है। क्या करता है? अम्लीय पदार्थ उत्पादित करता है। ठीक है, अब देखते हैं अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन, ये 4-5 पॉइंट थे, ये उतार लिए होंगे आपने, नहीं उतारे तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो आप। ठीक है,
कारण पता चल गया कि पश्चिम बंगाल और कोटा में ही क्यों है अम्लीय मृदाएं, ठीक है, तो वहां पे जल की अधिकता है जिसके कारण। अब यहां पर अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल्स। तो अम्लीय मृदाओं का जो प्रबंधन है, अम्लीय सहनशील फसलें उगाकर, क्या उगाकर, अम्लीय सहनशील फसलें उगाकर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय सहनशील फसलें। अम्लीय सहनशील फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे आपका धान हो गया, धान, इसके अलावा आलू हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय, कॉफ़ी, धान, आलू, ठीक है। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल हो गए। अम्लीय सहनशील मृदाओं में क्या कर सकते हैं हम, अम्लीय सहनशील फसलें उगा सकते हैं, जैसे धान हो गई, चाय हो गई, ठीक है, और आपकी जई हो गई, घासें हो गई, घासें जितनी भी आती है वो सारी, गन्ना हो गया, ठीक है। तो ये सारी फसलें क्या की जा सकती है, हम अम्लीय जो मृदाएं हैं वहाँ पर इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए सोडियम उर्वरकों का प्रयोग करके, सोडियम जो युक्त उर्वरक होते हैं, सोडियम उर्वरकों का प्रयोग करके, सोडियम उर्वरकों का प्रयोग। और सोडियम उर्वरक कौन कौन से हैं, रॉक फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडा पोटास, चूना डालकर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो रॉक फॉस्फेट, चूना, सोडियम, ठीक है। सोडियम आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और सोडा पोटास, इनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि आपकी अम्लीय मृदाएं हैं उनका सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी अम्लीय मृदाएं कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनके बारे में, कि राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे हम उपलब्धता पर, उसकी आकार, संरचना आदि के आधार पर इनको मृदाओं को 8 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे बलुई मृदाएं या रेतीली मृदाएं, बलुई रेतीली मृदाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए अगली क्लास के लिए वेट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।